जो स्यादवाद हमने अनेकांतवाद तक बात किया था, अब गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी के जैन धर्म में मेन क्या डिफरेंस था। ये सोल के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं गौतम बुद्ध। ये बोलते हैं कि इन व्यक्ति के कर्म ही अगले जन्म में प्रवेश करते हैं, जबकि जो जैन धर्म है वो सोल के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखता है। दोनों ही जाति व्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं और जो जैन धर्म है वो एक्सट्रीम नॉन वायलेंस में विश्वास रखते हैं। उनका ये मानना है कि किसी भी परिस्थिति में पशु हत्या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने सभी ने देखा होगा, वो अपने मुंह के आगे एक मास्क पहनते हैं ताकि जब मैं कुछ बोलूं तो मेरे मुंह के अंदर कुछ भी कीट प्रवेश न कर जाए। जब वो चलते हैं तो चलने से पहले अपने पैरों के आगे झाड़ू लगाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। बौद्ध धर्म क्या बोलता है? बौद्ध धर्म बोलता है कि हिंसा की जा सकती है। हिंसा किस स्थिति में की जा सकती है? युद्ध की स्थिति में की जा सकती है और जैसे खेती में की जा सकती है। खेती में जब आप खेती करते हैं, हल चलाते हैं, तो बहुत सारे कीट पतंगे, पशु जानवर मारे जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मारे जाते हैं, सांप बिच्छू मारे जाते हैं, चूहे मारे जाते हैं। तो ये इन्हें हिंसा की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अगर हिंसा की श्रेणी में रखते तो सभी लोग खेती बंद करते थे और समाज तहस नहस हो जाता। अब इनके मुख्य डेवलप होने के मेन क्या कारण थे? किसी भी विचारधारा के डेवलप होने का मुख्य कारण होता है उसके समकालीन जो प्रचलित विचारधारा है वो पापी हो गई है, या फिर उसमें पाप या क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार फैल गया है। उसी प्रकार जो वैदिक संस्कृति है उसमें आडंबर बहुत फैल गए थे, पशु बलि फैल गई थी। जो पुजारी और ब्राह्मण होते थे वो लोगों से ज्यादा धन एकत्रित करना चाहते थे और पशु बलि के नाम पर जानवर मार दिए जाते थे। तो खेती में जानवरों की कमी होने लगी थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन्होंने पशुओं की बलि को बहुत हद तक कम कर दिया, जिससे खेती में जानवरों की संख्या बढ़ गई और खेती में सरप्लस होने लगा। अब क्या है कि कुछ लोग हाथों से खेती हल घसीटते थे, जब जानवरों की संख्या बढ़ गई तो वो जानवरों का इस्तेमाल करने लगे। जाहिर सी बात है कि जानवरों की ताकत, पशुओं की ताकत इंसानों से ज्यादा थी। तो इस प्रकार इनकी जो विचारधारा है पूरे उत्तर भारत में फैली और ये दोनों ही क्षत्रिय वर्ण से आते थे, जिसके कारण राजाओं ने इनको समर्थन दिया, सामंतों ने समर्थन दिया, व्यापारियों ने समर्थन दिया, इन्होंने ट्रेड को समर्थन दिया। इनके बड़े बड़े जो सामंत थे, जैसा कि आपने सुना होगा, एक आम्रपाली नाम की नगर वधु जिसको वैश्य बोलते हैं, वो उसने भी बौद्ध धर्म में काफी बहुत ज्यादा धन दिया था। एक बहुत अच्छा प्रसंग है। एक बार क्या होता है, जब गौतम बुद्ध पाटलिपुत्र में थे तो पाटलिपुत्र की सबसे बड़ी नगर वधु आती है और गौतम बुद्ध को धन देती है, बाग देती है। गौतम बुद्ध से एक्सेप्ट करते हैं। तो वो बोलती है कि प्रभु मुझे भी बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लीजिए। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि नहीं, अभी तेरे बौद्ध धर्म में आने का समय नहीं हुआ है। सही समय पर मैं तुझे बौद्ध धर्म में इंट्रोड्यूस करूंगा या एडमिशन दूंगा। फिर समय के साथ जब आम्रपाली का यौवन और रूप तेज सब डल हो जाता है, कोई भी उसकी तरफ देखता नहीं, उसके खाने के वांदे हो जाते हैं, तो गौतम बुद्ध क्या करते हैं, तब उससे बोलते हैं कि अब ये संसार तेरे किसी भी लायक नहीं रहा है, अब तू बौद्ध धर्म ग्रहण कर और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर। तो इन्होंने समाज में अछूतों और शूद्रों को भी स्थान दिया, जिसके कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म विकसित हुए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हर्यनका डायनेस्टी ने इनको समर्थन दिया। एक मिनट रुकिएगा। हर्यनका डायनेस्टी ने इनको समर्थन दिया और जितने भी मगध और आसपास उत्तर भारत के जो साम्राज्य थे, इन्होंने गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को समर्थन इसलिए दिया क्योंकि ये बड़े परिवार और क्षत्रिय परिवार के थे। बहुत ही आसानी से इन्होंने पूरे उत्तर भारत में अपनी विचारधारा का प्रसार किया। इस जैन धर्म की विचारधारा का प्रसार इसलिए थोड़ा सा कठिन रहा क्योंकि इनके जो नियम कानूनों में
लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं थी। ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे कि व्यक्ति को मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। इनका मानना था कि जितना ज़्यादा हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, हमारा शरीर उतना ही ज़्यादा प्योर होता जाएगा। फिर उसके बाद आता है मौर्य डायनेस्टी या मगध का जो शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आता है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का सबसे प्रतापी जो शासक था महापद्मनंद था। महापद्मनंद जो था महानंदिन का पुत्र था। महानंदिन शिशुनाग डायनेस्टी का अंतिम शासक था, जिसका वध करके महापद्मनंद ने सिंहासन ग्रहण किया। महापद्मनंद मौर्य मगध का पहला शासक था जिसने चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बड़ी सेना रखी, सरप्लस इकोनॉमी थी और पूरी शक्ति अपने पास ही रखी। इसने एक राट की उपाधि धारण करी। महापद्मनंद का पुत्र धनानंद था और आप सभी को धनानंद के बारे में पता है, ये बहुत ही धन लोलुप चापलूस व्यक्ति था। इसी के समय में अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर बोला जाता है, उसका उत्तर भारत पर अटैक हुआ था और उस अटैक को रोकने के लिए चंद्रगुप्त और चाणक्य ने भरसक प्रयास किया था, जिनमें उसका समर्थन धनानंद के जो महामंत्री थे, जिनका नाम अमात्य राक्षस था, उन्होंने किया था। इन्होंने तरह तरह की कहानियां बनाई और व्यास नदी के किनारे पूरी मगध सेना को लाकर खड़ा कर दिया, जिस सेना को देखकर सिकंदर की सेना डर गई और व्यास नदी को पार करना के लिए उन्होंने मना कर दिया। उससे पहले क्या होता कि सिकंदर की सेना ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे कबीलों में से युद्ध करते हुए आई थी और एक बड़ा युद्ध उसका झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ हुआ था और राजा पोरस से इतना ज्यादा वो प्रसन्न हुआ कि राजा पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया और राजा बने रहने दिया। अब यूनान से, मैसेडोनिया से जब वो सिकंदर निकला तो सिकंदर को बहुत ज्यादा राजाओं से युद्ध नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एशिया में उस समय बड़े बड़े साम्राज्य थे। ईरान, फारस और अलग अलग जो शासक थे उनके बड़े बड़े क्षेत्र थे। तो एक युद्ध जीतने पर सिकंदर को बड़े साम्राज्य की प्राप्ति होती थी, लेकिन जब उसने हिंदू कुश को पार किया तो उसने देखा कि यहाँ पर कोई बड़ा साम्राज्य नहीं है। जैसे ही उसने हिंदू कुश को पार करके खैबर दर्रे में प्रवेश किया, छोटे छोटे कबीलों से युद्ध करना पड़ा। वो लगातार 11-12 महीनों तक युद्ध करता रहा और युद्ध कर करके उसकी सेना पूरी तरीके से परेशान हो गई। एक कबीले को हराता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को हराता तो तीसरा खड़ा हो जाता। हारते हारते जब वो हराते जब वो व्यास नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि मगध की विशाल सेना खड़ी है और चंद्रगुप्त और चाणक्य ने क्या कर रखा था, अपने कुछ गुप्तचर छोड़ रखे थे जो सिकंदर की सेना में अफवाह फैलाते थे कि मौर्यों के नंदों के पास ऐसे पारलौकिक योद्धा हैं जिनके पास दैवीय शक्तियां हैं। तो अब एक दिन क्या हुआ कि सिकंदर ने चाणक्य को मिलने के लिए बुलाया। जब चाणक्य को मिलने के लिए बुलाया तो बोला कि तुम अगर इतने ही शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक हो तो बताओ कि मेरी सेना जीतेगी कि हारेगी। तो चाणक्य बुद्धिमान तो था ही। चाणक्य ने बोला कि इस जो भूमि के देव हैं वो आपसे रुष्ट हैं क्योंकि आपने अपमान किया देवताओं का, इसलिए इस भूमि से आप खाली हाथ ही वापस जाएंगे। तो सिकंदर को इतना ज्यादा गुस्सा आया। उस समय क्या था, यूनानियों में एक दंड की प्रथा थी कि बैल के अंदर या सांड के अंदर व्यक्ति को बंद करके नीचे आग जला देते थे लोहे की, तो वो पूरा जल भुंज जाता था। चाणक्य को भी सिकंदर ने यही सजा दे दी। चाणक्य बहुत चतुर था। चाणक्य ने कहा कि ये सजा मुझे मंजूर है, आज नहीं कल। सॉरी, मैं एक्चुअली पानी ज्यादा पीता हूं। तो आज नहीं कल चाणक्य ने क्या किया कि अपने पूरे शरीर को मिट्टी का लेप कर लिया। जब उसको उसके यूनानियों को लगा कि पता नहीं कैसा पागल है, मिट्टी में डूबा हुआ है, ऐसे कोई बचेगा क्या, बाहर भुंज जाएगा।
चाणक्य को उसके अंदर डाल दिया गया। तो जब आग जलाई गई, उसको बाद में निकाला गया, तो चाणक्य जीवित था। उसकी जो मिट्टी थी, जैसा कि आपको पता होगा, मुल्तानी मिट्टी एक होती है जो शरीर को ठंडा रखती है, तो चाणक्य का शरीर भी उस मिट्टी के कारण बच गया। सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ। सिकंदर का जो मोरल था वो डाउन हो गया, उसकी सेना का मोरल डाउन हो गया। और याद रखिए, युद्ध का एक नियम होता है कि सेना आपको सहायता तो करती है, विशाल सेना, लेकिन युद्ध में वही जीतता है जिसकी सेना का मनोबल ज्यादा होता है। मतलब एक उत्साह से भरी हुई सेना बड़ी से बड़ी सेना को भी हरा सकती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिकंदर की सेना थी। सिकंदर की सेना जब मैसेडोनिया से निकली थी तो अपने से दुगनी तिगनी बड़ी फारस की सेना को उसने हराया था। फारसियों के बारे में एक कहावत थी कि वो सबसे ज्यादा जालिम थे, उसके बावजूद भी सिकंदर ने उन्हें हरा दिया। क्यों? क्योंकि उसका नेतृत्व दुनिया के सबसे ताकतवर और योग्य सेनापति और राजा के हाथों में था। आगे बढ़ने से मना कर दिया। अब वो वापस चले गए। सिकंदर वापस चला गया। नंदो को हराकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जो पूरे अपने जीवन काल में दिन में केवल 4 घंटे सोता था। वो उसने ऐसी ताकतवर केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना करी थी कि उसे अपने साम्राज्य में होने वाले किसी भी छोटी से छोटी घटना की सूचना मिलती रहती थी। उससे क्या होता था कि वो अपने साम्राज्य का प्रशासन अच्छे से कर पाता था। चाणक्य ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि उसने उस समय के सबसे योग्य व्यक्तियों के जो सुझावों, नीतियों और विचारों को ध्यान में रखकर एक ऐसी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना करी जिससे साम्राज्य सैकड़ों सालों तक चल सके। और उसने क्या किया कि 5 सदस्यों की ऐसी 6 समितियां बनाई, जिसमें 30 टोटल सदस्य थे। खेती के लिए अलग, व्यापार के लिए अलग और टैक्स के लिए अलग। चाणक्य का मानना था कि जब भी प्रजा पर टैक्स लगाया जाए तो प्रजा को अपना पुत्र मानकर लगाया जाए, मतलब ताकि प्रजा को तकलीफ ना हो। और जो टैक्स था वो ज्यादातर 1/12 या 1/10 हिस्सा ही रखा जाता था ताकि प्रजा को तकलीफ ना हो। लेकिन टैक्स की वसूली में चाणक्य बहुत ही क्रूर था। उसका मानना था कि अगर टैक्स चोरी होगा तो राजा अपनी विशाल सेना का जो गठन है वो नहीं कर पाएगा। विशाल सेना का गठन नहीं कर पाएगा तो साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। किसी भी प्रकार से टैक्स की चोरी को माफ नहीं किया जा सकता था। और चाणक्य ने राजा को निरंकुश बने रहने के लिए बोला। राजा निरंकुश रहेगा तो प्रजा उससे डरेगी, प्रजा नियमों का पालन करेगी, उसके मंत्री उससे डरेंगे, नियमों का पालन करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त पहला ऐसा साम्राज्य शासक था जिसने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को रौंद डाला और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक कर डाला। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ, सेल्यूकस निकेटर को उसने हराया और बदले में उसको 500 हाथी गिफ्ट के तौर पर दिए और उसकी बेटी से विवाह किया। अब भारत की जो सीमा है वो हिंदुकुश पर्वतों से जुड़ने लगी। पूरे भारतीय इतिहास में इतनी बड़ी सीमा भारत की कभी भी नहीं रही जितनी सीमा पर मौर्यों ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके जो उत्तराधिकारी योग्य आए, अशोक आए। अशोक ने प्रेम की नीति का पालन किया। प्रेम की नीति का पालन कर कर उसने अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। और जो बौद्ध धर्म था, जो अशोक का साम्राज्य था, यूनान तक फैल गया, मैसेडोनिया तक फैल गया, श्रीलंका तक फैल गया, चाइना तक फैल गया। उसने सांस्कृतिक विजय पर जोर दिया। उसने केवल अपने क्षेत्र को जमीन पर नहीं बढ़ाया, लोगों की मानसिकताओं पर बढ़ाया, लोगों के दिलों पर विजय प्राप्त करी। इसीलिए उसको देवनाम प्रियदर्शी बोला जाता है, ऐसा राजा जिसने जो देवताओं का प्रिय हो। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।